हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइज, हमारी जो सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है और इस न्यूमेरिकल की सीरीज में अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 हायर परचेज सिस्टम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से लेकर के अगर लास्ट तक देख लिया तो 100% आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके, यहाँ से मुश्किल से आप 8-10 क्वेश्चन देख पाओगे, तब तक आप 100% सीख जाओगे। क्योंकि और जो स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन हो पाते हैं, तब तक वो बनाना सीख जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी देखिएगा क्वेश्चन ये हमने लिया है, क्वेश्चन अपने हिसाब से ये हमने सेकंड नंबर पे रखा है इसके लिए, और एनालिसिस टेबल बनाना है। वर्किंग नोट हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये बाद में आपके काम में आएगा, क्योंकि अगर सारा सब कुछ पहले करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास में भी पहुंचेगा, मैं ना दिख पाऊँ कोई बात नहीं, डिस्प्ले पे आपको दिखना चाहिए। एक कोल मर्चेंट फर्म ने बैगनों का किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया है। क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है। 6,000 रुपये सुपुर्दगी के समय 1 अप्रैल 2017 को देना है तथा शेष 6,000 रुपये ब्याज सहित वार्षिक किस्त के आधार पर प्रति 31 मार्च को देना है। किराया विक्रेता 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक शेषों पर ब्याज लगाता है। सुपुर्दगी के समय बैगनों का जो रोकड़ मूल्य था वो 27,300 रुपये है और हिरास 10% क्रमागत हिरास मूल्य पद्धति पर लगाना है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जल की आवश्यक प्रविष्टियां करिए एवं किराया क्रेता और किराया विक्रेता की पुस्तकों में खाते बनाइए। तो इसका मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और एनालिसिस जो टेबल है वो मैं इसमें सिखाऊंगा। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इंग्लिश में देख लिया होगा। अब मैं जो वर्किंग नोट है वो बुक को एक तरफ रख देना है, कैसे करके समझेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2017 को हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट है, तो हमने लिख दी डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2017। 4 वर्ष में चुकाना है तो पीरियड हमने 4 ईयर लिख दिया। परचेज प्राइस वो खरीद रहा है 6,000 रुपए डाउन पेमेंट दे करके प्लस 6,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 6 4 24 होता है, 24,000 ये और 6 ये, 30,000 रुपए में ये परचेज कर रहा है। और अगर ये नगद खरीदता तो ये 27,300 रुपए में ही इसको मिल जाता। ठीक है, 5% इस पे क्या है, इंटरेस्ट लगाना है। यानी इंटरेस्ट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगर वो 2700 रुपए आ गया तो समझ लो हमारी एनालिसिस टेबल जो है वो सही है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग मेथड से हमें चार्ज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि कभी भी अगर मार्किंग आपको बढ़ानी हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जहां पर जैसे 1000 है, ये मैंने नहीं लगाया, यहां पर इस तरह से ये कॉमा वगैरह लगाना चाहिए। किराया क्रय पद्धति की जब भी थ्योरी लिखो तो किराया और क्रय के बीच में ये डैश होता है। इंग्लिश में भी जब लिखेंगे हायर परचेज तब भी डैश होता है। ये छोटे छोटे वो पॉइंट होते हैं जिनसे हमारी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। दूसरों से आगे तो तभी निकल पाएंगे जब हम अपनी कॉपी को दूसरे से अलग प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। देखो यहां पर डेट ऑफ एग्रीमेंट 2017 था, हमने डाल दिया। अब 4 बार में पेमेंट करना है तो 1 अप्रैल 17 के बाद 1 वर्ष होगा, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। इस तरह से ये 4 किस्तें हो गई। पहली बार में भी दे रहा है कितने, 6,000, और यहां पर भी पे कर रहा है 6,000, यहां पर भी पे कर रहा है 6,000, यहां पर भी पे कर रहा है 6,000, यहां पर भी पे कर रहा है 6,000। ठीक है, बहुत सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, गारंटी है एकदम समझ में आएगा। और वो नगद खरीदता तो 27,300 में मिल जाता, तो भैया नगद खरीदता तो 27,300 इधर लिख दो, क्योंकि एनालिसिस टेबल में डेट ऑफ पेमेंट हो गया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कितनी कितनी किस्त में दे रहा है। अब जो अगले क्वेश्चन आएंगे उनकी किस्तें की अमाउंट है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहां पर, और इसमें एक मैं अपनी तरफ से ये छोटी सी लाइन और खींच दूं, इससे क्या होता है जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा वो इस कॉलम में आप लिखते हुए चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्किंग नहीं कटेगी। इस तरह से अगर कर देते हो। प्रिंसिपल अमाउंट ये वो मेन अमाउंट है जिसके लास्ट में अगर हम टोटल करेंगे तो यही वाला यहां का टोटल 27,300 आना चाहिए। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो कितना आना चाहिए, 2700 आना चाहिए। भैया इन दोनों अमाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। तो कई तरह से ये क्वेश्चन चेक हो जाता है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। अब आओ सॉल्व करना शुरू कराते हैं। भाई आज खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी संपत्ति आज हम खरीद रहे हैं, बैगन आज खरीद रहे हैं, तो यहां पर बैगन का मतलब है कि वो माल ढोने वाला, कहीं आप सब्जी मार्केट वाला समझ जाओ। ठीक है, 6,000 रुपए आज हम देते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आज ही खरीद रहे हैं, आज ही पेमेंट कर रहे हैं, तो यार उसमें किस चीज का इंटरेस्ट। ये जो 6,000 रुपए हैं थोड़ा सा नीचे करके यहां पर लिखोगे, यानी हमारी
प्रिंसिपल अमाउंट जा रही है कितने हजार से चली गई, 6,000 रुपए हमने पे कर दिए। यहां पर अब देने को कितने रह गए, 21,300। ठीक है, अब 21,300 जो रुपए रह गए हैं, अगली किस्त कब दे रहे हैं, 1 वर्ष बाद। तो भैया 1 वर्ष का हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा, कितने परसेंट, 5%। कितनी अमाउंट दोगे, 27,300 पे या 21,300 पे? अरे 6,000 तो हमने पे कर दिए, उस पे किस बात का ब्याज, अब ब्याज लगेगा 21,300। बहुत सरल लगेगा आपके लिए, बस देखते रहिए आप। 21,300 का 5/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 5 तियां कितने होते हैं, 15 के 5 और 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते। 1,065 रुपए हमारे किसके आ गए, इंटरेस्ट के। रुपए कितने दे रहे हो किस्त में, 6,000। ब्याज कितना है, 1,065। भैया इन किस्त में से ब्याज को घटा दो, प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप निकल करके आ जाएगी। इससे ज्यादा सरल कौन सी विधि होगी भाई, 10 में से 5 गया, यहां कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 6 गया तो यहां पर 3 बचेगा। 9 में से यहां पर कितना, 9 ही बचेगा। ठीक है, और यहां पर कितने बचे हमारे, 5 में से 1 गया तो यहां कितने, 4 बचेंगे। यानी 4,935 रुपए ये हमारे किसके आ गए, मूलधन के आ गए। इन दोनों को जोड़ेंगे फिर से ये कितने हो जाएंगे, 6,000 हो जाएंगे। तो आइए इस अमाउंट का और हम पेमेंट कर देते हैं, 4,935 का। जब 4,935 रुपए का हम पेमेंट करेंगे तो रह कितना जाएगा पैसा देने को, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया तो 6, तो यहां पर 2 रह गया, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। यहां 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहां कितना, 1। 16,365 रुपए अभी देने को और रह गए। कोई बात नहीं, ये वाली किस्त जिस दिन देने जा रहे होंगे, 1 साल का ब्याज 16,365 रुपए पे भाई फिर से चार्ज कर दो 5/100। सब तरीका वही है, नीचे से 2 जीरो हटाओ, यहां पॉइंट लगा दो। 5 पंजा 25 होता है, 5 छक 30 और 2 32 होता है, 5 तियां 15 और 3 18 होता है, 5 छक 30 और 1 31 होता है, 5 एकम 5 और 3 8 होता है। भैया 818 रुपए 25 पैसे हैं। भाई 50 पैसे से कम है तो उसको हम हटा देंगे। गणना हम निकटतम किस में करेंगे, रुपए में करेंगे। ठीक है, अब 818 तो यहां पर ब्याज होगा, अब तो समझ में आने लगा होगा। 6,000 रुपए लेके जा रहे हो, 818 तो उसने ब्याज के काट लिए, तो उसका मेन अमाउंट कितना पहुंचा भाई, 10 में से 8 गया तो यहां बचेगा 2, 9 में से 1 गया तो यहां बचेगा 8, और यहां पर 9 में से 8 गया तो यहां कितना बचेगा 1, और यहां कितने रह गए 5, तो यहां पर 5,182 रुपए उसके क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो। भाई जमा कर दो, 5,182 रुपए फिर से जमा हो गए। 5 में से 2 गया, अब कितने रह गए उसके देने को, 3, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, यहां रह गया 2 में से 1 गया तो 1, और यहां पर कितना 1 और यहां पर 1, अब उसके रह गए कितने 11,183 रुपए देने के लिए रह गए हैं। भाई अगले 6,000 लेके गिराएंगे तो उसके ब्याज के हम देने पड़ेंगे 11,183 रुपए अनपेड था, उस पर 5/100 ब्याज लगा दो, 2 जीरो से पॉइंट यहां कर लो। 5 तियां 15 होता है, 5 अट्ठे 40, 1 41 होता है, 5 एकम 5 और 4 9 होता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 559 रुपए 15 पैसे आएगा। यहां पॉइंट लगने के बाद 15 पैसे हम फिर से हटा देंगे दोस्तों। अब यहां पर हमारा ब्याज कितना रह गया, 559 रुपए। लेके गए 6,000, ब्याज कितना है 559। तो भैया किस्त में से ब्याज घटा दो, प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कभी कभी पूछ भी लेता है बै अमाउंट, जिसमें ब्याज शामिल ना हो, मूलधन हो, मेन अमाउंट हो, कैश प्राइस हो, वही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। तो यहां पर 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, यहां 9 में से 5 गया तो कितना 4 बचेगा, 9 में से 5 गया फिर से 4 बचेगा, यहां पर कितना रह गया 5। यानी हम मेन अमाउंट जमा कर रहे हैं कितना, ये कॉमा जरूर लगाते रहना, 5,441। भाई 5,441 रुपए जमा करने के बाद अब कितना रह गया देने के लिए, अब रह गया 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 11 में से 4 गया तो कितना 7, और यहां पर 10 में से 5 गया तो 5, 5742 रह गया। लास्ट वाले में बिल्कुल भी गलती मत करना, जितना 5742 मूल अमाउंट है 5742 खत्म कर देना, यहां पर भी लिख देना 5742, और यहां पर क्या करना 6,000 में से 5742 को घटा देना।
ठीक है, यही तरीका है। 1-2 रुपए आगे पीछे अगर ब्याज होगा तो वो अपने आप सही आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ 9 में से 4 गया तो यहाँ कितना 5, और यहाँ पर 9 में से 7 गया तो कितना 2, और 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं 258। इसको जोड़ करके देखेंगे तो पूरा का पूरा कितना आएगा 2700 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो पूरा 27,300 आएगा। ये तो पूरा पेमेंट हो ही गया। इन किस्तों को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 पंजे कितने आएंगे, पूरी 30,000 आएंगी। ठीक है, तो सारे टोटल है वो मैच कर रहे हैं। आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, चेक कर लो तरीका क्या होता है। जो डेटा है वो डेटा डाल दी, सभी अमाउंट डाल दी, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया, और जो नगद पेमेंट करते जाएंगे उसका मेन अमाउंट यहाँ पर डालते जाएंगे, ब्याज इधर लगते जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्याज का टोटल आने से हमें पता चल जाएगा एनालिसिस टेबल हमारी सही बनी है गलत। अगर बीच में कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो ये 2700 टोटल ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएगा। तो समझ लेना कि वहां पर चेक तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है जो हमारा बहुत कुछ चेक हो जाता है। अब हम खाते बनाना सिखाएंगे, यहीं से सिखाएंगे। देखो ये हम खरीद कितने में रहे, 27,300 में। ठीक, हमने पेमेंट जरूर किया है 30,000, वो तो हमने इसलिए किया है पेमेंट क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं तो ब्याज हमें पे करना होगा, लेकिन हम नगद खरीदते तो हमें मिलता 27,300 पे। तो आइए दिखाते हैं कि इसके अकाउंट कैसे बनेंगे। ठीक, हम पहला अकाउंट बनाते हैं बैगन्स अकाउंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब कि वेंडर्स अकाउंट जो होता है वो कैसे बनाएंगे, और इसके साथ साथ में वेंडर्स के साथ में इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबका फॉर्मेट यही है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जब संपत्ति परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम असेट्स अकाउंट बनाएंगे। किसकी पुस्तकों में, क्रेता की पुस्तकों में। विक्रेता की में तो 2 ही चीजें बनती हैं, एक तो बनता है क्रेता का अकाउंट और दूसरा जो बनता है वो बनता है इंटरेस्ट अकाउंट। और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्रेता की पुस्तकों में 5 अकाउंट बनते हैं भैया। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, इंटरेस्ट अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है। ठीक है, और यहां पर असेट्स अकाउंट भी बनता है। ठीक, तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको असेट्स अकाउंट बनाना सिखा दूं। तो असेट्स देखिए, आपके किताब में भी 2 नियम दिए होंगे, 2 प्रकार से बनते हैं, एक टोटल कैश प्राइस मेथड से, एक असेट्स एक्रूड मेथड से। लेकिन एग्जाम में कभी भी लिखने को नहीं आता, लिखा हुआ नहीं आता कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको असेट्स एक्रूड मेथड की उस द्वारा नहीं सीखना है, आपको टोटल कैश प्राइस मेथड से सीखना है। इससे क्या होगा, इससे सरल भी लगेगा और वही आंसर आएंगे जो आपके बुक में दिए हुए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और आप सोचो कि कॉपी कौन, प्रोफेसर महोदय चेक करेंगे, वो सब जानते हैं कि आपने कौन से मेथड का यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिएगा। ठीक है, अब हम यहां पर जो भी नाम दिया हुआ होगा ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ करके। ठीक है, जैसे जो नाम दिया हुआ होगा क्रेता का वो लिख देंगे। ठीक, और यहां लिखेंगे बैगन्स अकाउंट। जैसे इसमें बैगन खरीद रहे हैं तो बैगन्स अकाउंट यहां पर लिख देंगे। संपत्ति का नाम क्या है, बैगन है। ठीक है, अब हम आपको बता दें ये बैगन कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 के लिए। तो यहां पर डालिए 1 अप्रैल 2017 है। बिल्कुल ऐसे ही सीखेंगे, बिल्कुल 1 अप्रैल 2017 को क्या खरीद रहे हैं हम, बैगन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर टू पेमेंट कैसे करेंगे, वेंडर्स को करेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का पेमेंट उसे कर रहे हैं, 27,300, यानी मालिक आप बन रहे हो 27,300 के। ठीक है, बस यहीं से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो शुरू हो जाता है, और डेप्रिसिएशन इस पे लगाते चलेंगे, और जितना बैलेंस बचेगा अगले वर्ष को ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो बैगन से यहाँ पर बना, बैगन से अकाउंट में ऊपर जब बैगन लिखा हुआ है तो यहाँ तो विक्रेता का ही नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेंडर्स को हमने पेमेंट किया है 27,300 का, और टोटल कर देंगे यहाँ पर भी 27,300 का। अब आप सोचोगे पेमेंट तो किस्तों में किया है, जी हाँ, लेकिन आपको जो संपत्ति मिली है वो कितने की मिली है, 27,300 की। तो घिसावट कितने पे लगेगी, 27,300 पे। ये नहीं है कि 6,000 रुपए आपने दे दिए तो 6,000 में घिसावट लगेगी। आपको तो टोटल संपत्ति यूज करने को मिल रही है, तो टोटल संपत्ति पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। भैया 1 अप्रैल 2017 से 1 वर्ष आगे यानी 31/3 क्या आ जाएगी, 18। यहां 2 बार डेटें डालनी होंगी, यहां लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन।
अकाउंट, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो भी कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। तो 10% तो यार निकालना बहुत आसान है। ऐसे करके लिखो यहाँ पर 27,300 गुणे 10/100, 10% आपको लगाता चलना, 1 0 0, 2730 रुपये इस पे लग गया, 2730 रुपये लग गया डेप्रिसिएशन। इधर टोटल है 27,300 का, तो यहाँ पर भी टोटल 27,300, ये वाले घटा दो, देखो कितने बचे हैं 0, 10 में से 3 गया तो 7, 2 12 में से 7 गया तो यहाँ कितने बचेंगे 5, यहाँ रह गया कितना 6, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4, और यहाँ पर कितने 2, 24,570 बाई बैलेंस क्या किया जाएगा, सीडी। सीडी का मतलब कैरी डाउन। 24,570 यहां पर आ जाएंगे 1 अप्रैल 2018 के लिए आ जाएंगे, ठीक है। यहां किस नाम से आएंगे, टू बैलेंस बीडी। जो सीडी है वो ट्रांसफर होकर के बीडी ब्रॉट डाउन करके आएगा। 24,570 यहाँ लिखिए, 24,570 यहाँ पर टोटल कर दीजिए 24,570। फिर 2 तारीख है वही आ जाएंगे, 31/3/18 है तो 31/3/19 और 31/3/19, ठीक है। देखो फिर से घिसावट लगेगी तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10% लगा दोगे, ठीक। 10% का मतलब एक 0 इधर से हटा दिया करो, एक अंक इधर से हटाते रहो। 2457 बचा, यहाँ लिखो 2457। इधर टोटल कितना 24,570। वो देखो दोनों वर्ष का जो टोटल है वो कैसा रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट करके देख लेना, लेकिन बनेगा ऐसे ही। 24,570 यहाँ टोटल डाल देंगे, 24,570 पड़ गया। इसमें से घटाइए, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तब भी 1 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2, 22,113 बाई बैलेंस क्या सीडी कर दीजिएगा। 22,113 यहाँ पर 1/4/19 पड़ जाएगा, सॉरी 2 का प्रयोग होगा इधर, 2 बैलेंस क्या बीडी करके डाल लीजिए, कितने 22,113। फिर टोटल हो जाएगा 22,113, जो यहाँ होता है उसी का टोटल होता चलता है, क्योंकि यही टोटल तो वर्ष के एंड में डेप्रिसिएशन और बैलेंस दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर बैठता है। यानी इतना पहले साल में ये इतने का घिसा, दूसरे वर्ष में इतने का घिसा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ष फिर से यूज करेंगे तो 31/3/20 और 31/3/20, बहुत सरल है, बस समझ लीजिए आप। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से 10% लगा देंगे। अब लगाओगे तो 2211 रुपया 30 पैसा आएगा, ठीक है। करोगे जैसे 22,113 है, इसका 10/100 करोगे तो 1 0 से ये इस वाले से यही पॉइंट आएगा। 2211 रुपया 30 पैसा आया, आप सीधे लिखो 2211। यहाँ टोटल कितना है 22,113, तो यहाँ पर भी टोटल डालो 22,113। इसमें से ऊपर वाली अमाउंट घटा दिया करो, अपने आप बैलेंस आ जाएगा। जो बैलेंस आए वो बाई बैलेंस सीडी करना है। 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पर एक 19,902 का रह गया। अब यहाँ पर 1/4/20 के लिए 2 बैलेंस बीडी करके आ जाएगा कितना 19,902। ये बनाना कितने साल का होता है अभी मैं बता रहा हूं, जितने वर्ष तक पेमेंट हो, या वो बताए 3 वर्ष का बनाना, 4 वर्ष का बनाना, ठीक है। 19,902 यहाँ पर टोटल मार दिया 19,902, यहाँ पर भी टोटल लग जाएगा 19,902, ठीक है। यहाँ पर वर्ष के अंत में 31/3/20 है तो 31/3/21, क्योंकि एक वर्ष 18, 19, 20, 21 4 किस्तें थी। ये लिखा हुआ है पीरियड कितने का है 4 ईयर का, तो ये अकाउंट भी हम 4 ईयर का बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी कितने का, एक अंक हटा दीजिएगा, 10% है तो 1990 बचे, यानी 1990 तो डेप्रिसिएशन लग गया भाई। तो बचा कितने का 2 के यहाँ 2 बचे, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 8, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 बचा, यहाँ 1 17,912 ये अमाउंट बची आपकी। ये कहलाएगी बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते, कुछ टीचर आगे लाके छोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1/4/21 को
टू बैलेंस BD करके छोड़ सकते हो 17,912। जरूर बताना कमेंट में कि ये कैसे लगा। फिर से समझ लो, यहाँ पर टू वेंडर्स लिखा गया, 27,310% काटा, जो बचा नीचे ले आए, फिर 10% काटा, जो बचा नीचे ले आए, फिर 10% काटा, जो बचा नीचे ले आए, फिर 10% काटा, जो बचा नीचे ले आए। तो बहुत सरल होता है। तो अकाउंट तो सारे, अगर एनालिसिस टेबल समझ में आ गए तो अकाउंट सारे समझ में गारंटी से आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।